बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। आज नाज़रीन 28 जुलाई है, दिन है मंगल का और साल 2020। चंद अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। पहली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले ने मरीम नवाज़ के सियासी मुस्तकबिल को तारीख बना दिया है। मरीम नवाज़ आइंदा इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी नुक्ते पर जो फ़ैसला दिया है उसकी तफसीलात आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उसके साथ साथ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज हुसैन के दामाद ज़ैन मलिक की अदम गिरफ़्तारी पर तशवीश का इजहार भी किया है और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज हुसैन की अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग पर अपनी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। इस मामले पर हमारे यूट्यूबर भाई साजिद गोंदल साहब ने भी एक वीडियो बनाई है, लेकिन उनकी वीडियो में बहुत सारे हक़ाइक़ इस मामले के हवाले से और बहुत सारे पहलू जो है वो पोशीदा रहे हैं जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन इन दोनों मौज़ूआत पर बात करने से पहले दो बड़ी अहम खबरें और भी हैं, उन पर क्विकली हम बात करेंगे। एक खबर का ताल्लुक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से है और दूसरी खबर का ताल्लुक़ शरीफ ख़ानदान और नैब से है। आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, जिसमें मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और पेट्रोलियम बहरान से मुतल्लिक़ आला सतह का कमीशन जो है वो तश्कील देने की मंजूरी दे दी गई है। तो एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो पेट्रोलियम माफिया है उसके साथ समझौता ना करने का फ़ैसला किया है। इससे पहले भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और बहरान से मुतल्लिक़ मामले की तहकीकात के लिए मुख्तलिफ़ इंक्वायरियाँ जो है वो तश्कील दी थी, लेकिन उन इंक्वायरियों की जो रिपोर्ट आई उस पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान मुत्तफ़िक नहीं हुए थे। लेकिन आज वफाकी काबीना के इजलास में जिस आला सतह के हाई पावर कमीशन बनाने की मंजूरी दी गई है उसमें नैब के हुकाम भी शामिल होंगे, FIA के लोग भी शामिल होंगे, IB के लोग भी शामिल होंगे, ISI के लोग भी शामिल होंगे, SCCP और स्टेट बैंक के जो आला अफसरान हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा। और इस आला सतह कमीशन के जो TORs हैं वो भी आज फाइनलाइज कर लिए गए हैं, लेकिन कमीशन के जो मेंबरान हैं उनका आइंदा आने वाले दिनों में ऐलान कर दिया जाएगा। दूसरी जो खबर है, आज चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो आमदन से ज़ायद असासाजात का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी गई है। नाज़रीन, आमदन से ज़ायद असासाजात का जो रेफरेंस होता है ये एक ऐसा रेफरेंस होता है जिसमें अपने बेगुनाही साबित करने का जो बर्डन होता है, जो बोझ होता है, वो मुजरमान पर होता है, मुल्ज़मान पर होता है। और अगर मुल्ज़मान अपना कोई सबूत नहीं दे पाते कि उनके जो असासे हैं उनकी आमदन से किस तरह बढ़ गए, तो उन्हें चार्जशीट कर दिया जाता है और एहतसाब अदालत की जानिब से उन्हें सज़ा सुना दी जाती है। ये इंतहाई मुश्किल मुकदमा होता है जिसमें मुल्ज़मान का बचना जो है इतना आसान नहीं होता। लेकिन आज नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी और उनके बेटे के ख़िलाफ़ भी और मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़ भी जो है वो ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला किया गया है। तो आज का दिन माफिया के हवाले से और शरीफ ख़ानदान के हवाले से किसी भी तरह से जो है वो अच्छा नहीं रहा। जबकि आज लाहौर हाई कोर्ट में नवाज़ शरीफ की सेहत के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट जो है वो जमा कराई गई है, जिसमें वही बीमारियां जिसका पहले तज़किरा उनकी मेडिकल रिपोर्ट में किया जाता रहा है वही जिक्र किया गया है कि नवाज़ शरीफ जो है वो मल्टीपल बीमारियों में मुब्तला हैं और उन्हें डॉक्टर्स की जानिब से ये तजवीज़ किया गया है कि वो कोरोना वायरस की वबा के दौरान घर से बाहर ना निकलें, और अगर वो घर से बाहर निकलेंगे तो कोरोना वायरस की वबा के बायस उनकी जान को ख़तरा पेश आ सकता है, ख़तरा लाहक हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले हमने देखा था कि जब कोरोना वायरस की वबा बरतानिया में अपने पीक पर थी तो नवाज़ शरीफ अपनी फैमिली के लोगों के साथ एक कैफेटेरिया में देखे गए थे, जहां वो कैफ़े शॉप में देखे गए थे, जहां वो चाय या कॉफ़ी पी रहे थे। लेकिन अब जो मेडिकल रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि अब डॉक्टर्स ने यह तजवीज़ कर दिया है कि नवाज़ शरीफ घर से बाहर ना निकलें और जब तक वबा मौजूद है उनका घर से बाहर निकलना उनकी जान के लिए जो है वो ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, हम ये देख रहे हैं कि जब से बरतानिया गए हैं साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, उनकी यही बीमारियां जिनका यहाँ तज़किरा किया जाता था आज भी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के हवाले से, बेहतरी के हवाले से कोई मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अभी तक ताहाल जो है वो सामने नहीं आई। लेकिन अब हम बात करते हैं अपने मौजू की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला मौजू हमारा था मरीम नवाज़ के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से। नाज़रीन, आपको याद होगा कि एहतसाब अदालत ने मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को
लंदन फ्लैट्स के रेफरेंस के मामले पर जो है वो सज़ाएँ सुनाई थी, जुर्माने लगाए गए थे। लेकिन इस सज़ा को जो एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को सुनाई थी, इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। लेकिन जब अपील नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई तो चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस सज़ा को मुअत्तल कर दिया और एहतसाब अदालत का फ़ैसला सस्पेंड होने के बाद नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ जो है वो कैद से बाहर आ गए थे, उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था। इस मुअत्तली के फ़ैसले के बाद जो नून लीग हैं या जो शरीफ ख़ानदान है, उनके जानिब से ये एक तासुर दिया जा रहा था कि अब आइंदा अगर इंतखाबात होते हैं, चूँकि एहतसाब अदालत का फ़ैसला सस्पेंड हो चुका है, तो जो 10 साल वाली नाअहली का जो इतलाक़ है, चाहे वो मरीम नवाज़ पर हो चाहे नवाज शरीफ हो, नवाज शरीफ तो इंतखाबात में हिस्सा ले ही नहीं सकते क्योंकि उन्हें आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो है वो नाअहल करार दिया गया और वो ताहयात सियासत से नाअहल हो चुके हैं। लेकिन मरीम नवाज़ का मामला जो है वो ऐसा नहीं है, उन पर आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ नहीं है। इसलिए नून लीग के लोग और शरीफ ख़ानदान के लोग हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर ये कहते हुए दिखाई दिए कि अगर आइंदा इंतखाबात में होते हैं या ज़िमनी इंतखाब भी होता है तो उसमें मरीम नवाज़ एहतसाब अदालत का फ़ैसला सस्पेंड होने के बाद उसमें हिस्सा ले सकती हैं, इलेक्शन लड़ सकती हैं। इसी कानूनी नुक्ते के ऊपर एक मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और इसमें अदालत ने इस नुक्ते की तशरीह कर दी है और इसमें तशरीह ये की गई है क्या कोई एहतसाब अदालत से सज़ा याफ्ता मुजरम सरकारी नौकरी या अवामी ओहदा रख सकता है। तो इस पर जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने था, ये ताहिर अदीक सदीकी हैं जो डिप्टी जनरल मैनेजर थे, टेलीफोन इंडस्ट्री में सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन इनकी करप्शन पकड़ी गई। एहतसाब अदालत में इनका ट्रायल हुआ और एहतसाब अदालत की जानिब से ताहिर अदीक सदीकी साहब को जो है वो 5 साल की कैद बामुशक्कत और 50 लाख रुपए जुर्माना किया गया। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की और उनका फ़ैसला जो था वो मुअत्तल कर दिया गया। जब उनका फ़ैसला सस्पेंड हुआ सज़ा का तो उन्होंने नौकरी पर बहाली की दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर की, तो हाई कोर्ट की जानिब से उन्हें नौकरी पर बहाल करने का फ़ैसला दे दिया गया। इस फैसले के खिलाफ जो उनका मुतल्लिका इदारा था फ़ोन इंडस्ट्री की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जिसकी समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल शामिल थे, उन्होंने इस मुकदमे की समाअत की और इसमें ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि अगर एहतसाब अदालत के मुकदमे का जो फ़ैसला होता है वो हाई कोर्ट की जानिब से सस्पेंड कर दिया जाए तो उससे जुर्म जो है वो ख़त्म नहीं होगा और जब तक मुजरम एहतसाब अदालत की जानिब से दी गई सज़ा से मुकम्मल तौर पर बरी नहीं हो जाता, वो सरकारी नौकरी या अवामी ओहदा नहीं रख सकता। तो ये एक डिक्लेरेशन दे दी गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, एक तशरीह कर दी गई है इस मामले की कानूनी नुक्ते की। उसका इतलाक़ जो है वो तमाम ऐसे लोगों पर होगा जो एहतसाब अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं। तो इस फैसले का इतलाक़ जब मरीम नवाज़ पर भी होगा तो वो भी अहम इंतखाबात हों या ज़िमनी इलेक्शन हो वो नहीं लड़ पाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आइंदा आने वाले दिनों में किसी और बेंच की जानिब से इसी नुक्ते पर कोई और फैसला सामने आ जाता है तो शायद मरीम नवाज़ के लिए कोई राह पैदा हो कि वो इंतखाबात लड़ सकें, क्योंकि एहतसाब अदालत का फ़ैसला सस्पेंड हो चुका है। और हमने ये भी देखा है कि जब एक कानूनी नुक्ते पर मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की जानिब से कन्फ्लिक्टिंग किस्म की जजमेंट्स आती हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट उन तमाम जजमेंट्स को यूनिफॉर्म करने के लिए एक लार्जर बेंच बनाती है, तो फिर एक यूनिफॉर्म फ़ैसला उस पर दिया जाता है। लेकिन ताहाल यही फ़ैसला अदालत का जो है वो ऑपरेटिव रहेगा, ऑपरेशनल रहेगा, जिसके तहत कोई भी ऐसा शख्स जिसे एहतसाब अदालत से सज़ा सुना दी गई होगी वो सरकारी नौकरी या अवामी ओहदा नहीं रख सकेगा। ये नाज़रीन तय हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर डिंशा की ज़मानत से मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत हुई। जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसमें अदालत ने तशवीश का इजहार किया नैब के रवैये पर। अदालत का ये कहना था कि नैब का जो रवैया है वो गैर मसावियाना है। नैब ने जो डॉक्टर डिंशा है आइकॉन टावर में जिन्हें मुल्ज़म बनाया गया है वो भी 50% के शेयर होल्डर हैं, जबकि मलिक रियाज हुसैन के जो दामाद हैं जैन मलिक वो भी 50% के पार्टनर हैं। लेकिन नैब जो है वो डॉक्टर डिंशा को तो गिरफ़्तार करना चाहता है, उसकी गिरफ़्तारी तो उन्हें दरकार है, उन्हें अपनी हिरासत में रखना चाहता है, लेकिन जैन मलिक को क्यों नहीं गिरफ़्तार करता जब इस आइकॉन टावर में उन दोनों का हिस्सा 50% है। तो यहाँ पर नैब का जो रवैया है वो डिस्क्रिमिनेटरी जो है वो दिखाई देता है। अदालत का ये भी कहना था कि रियासत की ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर जो आलीशान शानदार किस्म की इमारत बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सरकारी ज़मीन जो है वो रियासत की ज़मीन होती है और किसी भी तरह से अगर वहाँ पर कोई शख्स शानदार प्लाजा बना लेता है तो इस बात का जवाज़ नहीं है कि सरकारी ज़मीन
उसके हैंड ओवर कर दी जाए। और अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में बहुत सारी चीज़ें जो है वो नोश्ताए दीवार हैं। अब हम बात कर लेते हैं मलिक रियाज हुसैन की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। 38 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। इस पर साजिद गोंदल साहब ने अपनी वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने कुछ हकाइक का जिक्र किया है, लेकिन हम आपके सामने कुछ और बातें बयान करेंगे। ये जो 190 मिलियन पाउंड्स की रकम थी नाज़रीन, ये मामला दिसंबर 2018 में सामने आया था। पहले बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से 9 ऐसे अकाउंट थे जिन्हें डिटेक्ट किया गया था। एक अकाउंट में 20 मिलियन पाउंड की रकम थी, जबकि 8 अकाउंट में 120 मिलियन की पाउंड्स की रकम मौजूद थी। इन्हें बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से फ्रीज़ कर दिया गया और ये अकाउंट मलिक रियाज हुसैन का भी था, उनके बेटे अली रियाज का भी था और उनके कुछ और रिश्तेदारों के भी अकाउंट थे। मजमूई तौर पर 9 अकाउंट थे और 50 मिलियन पाउंड्स की बरतानिया में प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। तो ये 140 और 50 मिलियन पाउंड्स की प्रॉपर्टी को अगर इसमें शामिल करेंगे तो 190 मिलियन पाउंड्स बन जाते हैं, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 38 अरब रुपए बनते हैं। जब इन अकाउंट्स में पड़ी रकम के हवाले से NCA ने, नेशनल क्राइम एजेंसी ने तहकीकात शुरू की कि ये ऐसी रकम है जिसकी कोई वजाहत नहीं है, तो मलिक रियाज को बुलाया गया, उनके लोगों को बुलाया गया, पूछा गया, तो वो इसकी जस्टिफिकेशन वजाहत नहीं कर पाए। क्योंकि बरतानिया में कानून की अमलदारी है, कानून पर सारा निज़ाम चलता है, तो उन्होंने इस मामले की तहकीकात में जब देखा कि इस पैसे के हवाले से वजाहत नहीं दी जा रही, तो उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया। तो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान के जो मामले खसूसी थे, अब जो मुशीर बन चुके हैं शहजाद अकबर साहब एहतसाब के और दाखिला के, उन्हें वो बरतानिया गए और वहाँ पर शहजाद अकबर साहब ने जाकर मलिक रियाज हुसैन के साथ भी मुलाकात की और NCA के साथ भी उनकी बहुत सारी मुलाकातें हुई और उसमें क्या मामला तय हुए। लेकिन एक चीज़ जो सामने आई कि जो फौरी तौर पर 140 मिलियन पाउंड्स की रकम थी वो पाकिस्तान ट्रांसफ़र की गई। पाकिस्तान में वो रकम भिजवाई गई स्टेट बैंक के पास और स्टेट बैंक से वो होती हुई रकम जो है वो मलिक रियाज हुसैन के जो 460 अरब रुपये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने हैं सिंध की ज़मीन के हवाले से, सिंध के अपने प्रोजेक्ट के हवाले से, उस पैसे में एडजस्ट कर दी गई। इस पर बहुत सारे लोगों की जानिब से सवालात उठाए गए, लेकिन आज तक उन सवालों के जवाब सामने नहीं आए। लेकिन उसके साथ साथ इसी मामले की मंजूरी वफाकी काबीना की जानिब से भी दी गई थी। ये मामला मलिक रियाज हुसैन की जानिब से जो पैसे 140 मिलियन बरतानिया से वापस आए थे, ये पैसे दिसंबर में ही आ गए थे 2019 में, और इस पर हमने 4 दिसंबर 2019 को एक डिटेल वीडियो जो इरफान हाशमी साहब हैं, बरतानिया में सहाफ़ी हैं, उनके साथ डिटेल वीडियो की थी। लेकिन ये पैसे वापस आने के बाद मलिक रियाज हुसैन साहब की जेब में चले जाते हैं और वफाकी काबीना में जब इस मामले को एजेंडे का हिस्सा बनाया जाता है तो ये सारा मामला जो है वो खुफिया रखा जाता है और जो भी मंजूरी वफाकी काबीना ने दी, ज़ाहिर सी बात है कि वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में होता है कि क्यों ये मामला पोशीदा रखा गया, क्यों ये पैसे बरतानिया से वापस आने के बाद मलिक रियाज हुसैन की जेब में चले गए। इस हवाले से जवाब आना बाकी है। ज़ाहिर सी बात है इसका जवाब शहजाद अकबर साहब दे सकते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान दे सकते हैं, या मुतलका वजारत दे सकती है जिसने सारे मामले को खुफिया रखा गया है। लेकिन उसके साथ साथ नाजरीन आपको ये भी बता देते हैं कि आज की हमारी ये आखिरी वीडियो है। लेकिन हाँ, एक और बात याद आ गई कि जो 50 मिलियन पाउंड्स का जो घर था, जो प्रॉपर्टी जो बाद में फ़रोख्त करके उसका पैसा पाकिस्तान में आना था, वो पैसा कब पाकिस्तान आया, कैसे आया, इस हवाले से कोई डिटेल नहीं है। लेकिन बरतानिया की जो क्राइम एजेंसी ने जो अपनी तफसीलात जारी की उसमें बता दिया गया है कि 190 मिलियन पाउंड्स की रकम पाकिस्तान वापस भेज दी गई है। उसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि साल 2019-2020 में पाकिस्तान से मुतल्लिका लोग तो इस किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग या ब्राइबरी के हवाले से सामने आए हैं, इन्वॉल्व पाए गए हैं, लेकिन कोई भारतीय बाशिंदा इस किस्म के इल्ज़ाम में, ब्राइबरी में या मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन में सामने नहीं पाया गया जिसकी तहकीकात जो हैं वो की जाएँ। लेकिन बहरहाल ये एक रिपोर्ट, सालाना रिपोर्ट है जो जारी की जाती है, ये कोई नई खबर नहीं थी। और इस पर हमारे एक दोस्त हैं, USA में होते हैं, रफ़ीक साहब हैं, मेरे वालिद साहब का भी नाम मोहम्मद रफ़ीक है, तो वो रफ़ीक साहब अमेरिका में होते हैं, उन्होंने मुझे ये खबर भिजवाई थी तो मैंने अपडेट किया था कि ये पुरानी खबर है। लेकिन चूंकि साजिद गोंदल साहब ने इस पर वीडियो की, लेकिन बहुत सारे हकाइक जो है पोशीदा रह गए और हमने वीडियो उस वक्त की थी जब मेरे सब्सक्राइबर गालिबन 25 से 30 हज़ार थे। आज अल्लाह के करम से हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो आप लोगों की मोहब्बत से, आप लोगों के ताउन से 1,07,000 के करीब पहुंच चुके हैं। तो मैंने भी सोचा कि साजिद गोंदल साहब ने एक अच्छी वीडियो की है, लेकिन उसमें जो हकाइक, जो पहलू पोशीदा रह गए हैं जिनके हवाले से उन्होंने रोशनी नहीं डाली, तो मैं आज आप नाज़रीन के सामने जो है वो बयान कर देता हूँ ताकि ख़बर के हवाले से तमाम हकाइक जो है हमारे नाज़रीन को मालूम होने चाहिए।
تو ناظرین اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو میں کسی نئی خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔